हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7 से। क्वेश्चन इस तरह से है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शंस along lines separated by a distance d, so that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. Okay, it means we have to show that the angular momentum of system of two particle means total angular momentum does not depends on the reference point. Clear? तो बच्चों यहाँ पे हम दो पार्टिकल के पाथ ऑफ मोशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन सोच लो, ये रहा ओरिजिन। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल P1 यहाँ पे है, ये पार्टिकल P1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1। मतलब कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा OP1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। अब ये जो P1 पार्टिकल है सपोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम है mv। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 पार्टिकल एंड मोमेंटम, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा जिसे बोल देंगे θ1 एंगल। तो बच्चों ये एंगल भी क्या बनेगा, θ1। ओके, सेम वे हम सोच लेते कि हमारे पास दूसरा पार्टिकल है, वो है पार्टिकल P2। ये रहा पार्टिकल P2। अब ये जो पार्टिकल P2 है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 होगा। मतलब कि OP2 इक्वल टू R2। अब ये जो पार्टिकल P2 है वो फर्स्ट पार्टिकल की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये होगा उसका डायरेक्शन। तो मोमेंटम उसका यहाँ पे मिलेगा mv। ओके, ये जो मोमेंटम है वो नेगेटिव आएगा। ये मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, जैसे ये मोमेंटम पॉजिटिव था। यहाँ पे भी पार्टिकल के पोजिशन वेक्टर और मोमेंटम के बीच में एंगल बन रहा है और ये एंगल है थीटा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिया गया है नाम स्मॉल डी। इसको सोच लेते हैं पॉइंट M, इसको सोच लेते हैं पॉइंट N। ओके, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम हो गया है रेडी। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल रेडी है। कौन से ट्राइंगल रेडी है, एक तो हमारे पास है ट्राइंगल OMP1। इन ट्राइंगल OMP1 बच्चों आप साइन θ1 का इक्वेशन लगाओ। क्या होगा साइन θ1, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, यानी OM बाय OP1 मीन्स OM बाय R1। तो आपको मिलेगा OM जो होगा R1 साइन θ1। क्लियर है? सेम वे आपको यहाँ से एक छोटा सा दूसरा ट्राइंगल मिलेगा। ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल OP2। यहाँ पे आप साइन थीटा का इक्वेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, ON बाय OP2 इट मीन्स ON बाय R2। तो आपको यहाँ पे ON मिलेगा R2 साइन θ2। मीन्स ये हो गए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होता है R1 क्रॉस P1 और ये होगा R2 क्रॉस P2 वेक्टर। बच्चों P1 वेक्टर जो है वो mv वेक्टर है और P2 वेक्टर है वो क्या है, माइनस mv वेक्टर है। ये दोनों की वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। तो L वेक्टर होगा R1 क्रॉस mv वेक्टर प्लस, यहाँ पे हम माइनस प्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये P2 का साइन माइनस आने वाला है। तो क्या होगा R2 क्रॉस mv2। ओके, v। अब बच्चों हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा, R1 mv साइन θ1, यहाँ पे R2 mv साइन θ2। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से हमें mv को कॉमन निकालना है तो क्या बचेगा, R1 साइन θ1 माइनस R2 साइन θ2। तो अब देखिए
कि जो एम वी था वो तो एम वी रहेगा, बट ये R1 साइन थीटा क्या है? तो बच्चों R1 साइन थीटा आपको इक्वेशन 1 से मिलेगा, और जो R2 साइन थीटा वो कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन 2 से। तो देखिए R1 साइन थीटा 1 क्या है? ओ एम है। ये R2 साइन थीटा 2 क्या है? ओ एन है। ओके, ये आपको कहाँ से मिला? 1 एंड 2 से मिला। अब जरा डायग्राम पर आ जाइए। ये ओ एम डिस्टेंस है और उसमें से ओ एन को माइनस करना है, तो क्या बचेगा? स्मॉल डी, मॉड एल आएगा एम वी डी। बच्चों ये इक्वेशन शो कर रहा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल विच इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 7.8 नंबर का क्वेश्चन। A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight, as shown in figure. The angle made by the string with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D of the center of gravity of the bar from its left end. बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर लेंथ का रोड है। इस रोड को हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है। ये दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रही है। एक स्ट्रिंग एंगल बना रही है थीटा 1 जो आपका है 36.9 डिग्री, और दूसरी जो स्ट्रिंग है वो थीटा 2 बना रही है 53.1 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस डी फाइंड करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बच्चों ये जो केस है वो इक्विलिब्रियम का है, जहां पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करेंगे। ओके, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि फोर्सेस इक्वल वैल्यू के एंड अपोजिट डायरेक्शंस के होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रोड है उसका फोर्स यानी वेट डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा टेंशन फोर्स। ओके, ये रहा टेंशन फोर्स, यहाँ पे हम बोल देंगे T1। ओके, इसके हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे कुछ इस तरह से, एक कंपाउंड ये वाला और एक ये वाला। ये आपका थीटा 1 है 36.9 डिग्री, तो बच्चों ये भी क्या बनेगा? 36.9 डिग्री, अल्टरनेटिव एंगल की पेयर होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड होगा T1 cos 36.9 डिग्री, और यहाँ पे मिलेगा आपको T1 sin 36.9 डिग्री। ओके, तो ये एंगल भी क्या होगा? 36.9 डिग्री। सेम वे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टेंशन अपवर्ड होगा, यहाँ पे भी हमें टेंशन के दो कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा 53.1 डिग्री। तो ये टेंशन का कंपाउंड क्या होगा? T2 cos 53.1 डिग्री, और ये होगा T2 sin 53.1 डिग्री। ये हो गए टेंशन के कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। सपोज ये रोड लेफ्ट या राइट हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हो रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में है। और जो अगर वो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होगा तो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स होंगे वो इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के। इक्वल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू लिख देंगे, डायरेक्शंस वाले लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में T1 sin 36.9 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा T2 sin 53.1 डिग्री। बच्चों यहाँ से हम T1 अपॉन T2 को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? sin 53.1 डिग्री अपॉन sin 36.9 डिग्री। ये जो sin 53.1 डिग्री एंड sin 36.9 डिग्री उसकी वैल्यू आपको साइन टेबल से मिलेगी। यहाँ पे हमने कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पे वैल्यूज लिख के दी है, आप इसका यूज कर सकते हो। देखो sin 53.1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0.7407, और sin 36.9 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा? 0.5477। ये आपका T1 अपॉन T2 आ गया, मतलब कि T1 और T2 का रिलेशन। चलिए कैलकुलेट करते हैं T1 बाई T2 क्या होगा। वो तो T1 बाई T2 आपको मिलेगा 1.3523, कुछ इस तरह से आपको T1 अपॉन T2 मिलेगा। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से हमने T1 और T2 का रिलेशन पाया। अब हमें
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों यहाँ पे हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करनी है फॉर अगर ये रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तब ये रोड रोटेट नहीं होगा, इससे रोड रोटेट होगा नहीं। मतलब कि क्या होगा, टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। और हमें यहाँ वेट के पास, ये वेट जो पॉइंट से हमें लगाया है उसका डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड ऑफ द रोड है उसका इस वेट वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है। और उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, T1 cos 36.9। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग आर इक्वल वैल्यूज एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, जो टॉर्क लगने वाले हैं वो इक्वल वैल्यू के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। एक टॉर्क ये वाला फोर्स लगेगा, एक टॉर्क ये वाला फोर्स लगेगा। इस फोर्स का वेट के पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी, स्मॉल डी। तो होगा T1 cos 36.9 डिग्री इंटू डी। और जो दूसरा वाला फोर्स है T2 cos 53.1 डिग्री, उसका इस पॉइंट से बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा D-2 मीटर। ओके, यहाँ पे D-2 मीटर। अब देखिए आपको डी ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या करना है आपको, डी को ऑब्जेक्ट बनाना है। T1/T2 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। ओके, cos 36.9 डिग्री अपॉन cos 53.1 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास D-2/D बचेगा। T1/T2 का वैल्यू हमारे पास है 1.5323। cos 36.9 डिग्री, cos 36.9 डिग्री होगा 0.7407। cos 53.1 डिग्री क्या होगा, वो होगा 0.5477। यहां से D-2/D। ओके, अब बच्चों आपको इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन करना है और D खुद को लाके बताना है कि D का आंसर क्या होगा। तो ये आंसर आपको कमेंट भी करना है। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं एक्सरसाइज का 7.9 नंबर का क्वेश्चन। अ कार वेट 800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सिल इज 1.8 मीटर, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर behind the front axle, determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। मतलब बच्चों देखते हैं कि हमारे पास सपोज ऐसी कोई कार है, ये कोई कार है जो रोड पे जा रही है। ओके, तो जब ये कार रोड पे जाएगी तो क्या होगा, लेवल है जो लेवल यानी ग्राउंड लेवल, वो हर एक व्हील पे फोर्स अप्लाई करेगा। हमें ये हर एक व्हील पे लगता हुआ फोर्स फाइंड करना है। फर्स्ट फ्रंट एक्सिल क्या होता है, जो फ्रंट व्हील को कनेक्टेड करता है, और बैक एक्सिल क्या होता है, जो बैक व्हील को कनेक्टेड करता है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां पे जो फ्रंट एक्सिल है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.05 मीटर बैक है। बच्चों ये 1.05 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो दोनों एक्सिल का डिस्टेंस अगर 1.8 मीटर है तो बैक व्हील से डिस्टेंस क्या होगा, 0.75 मीटर। क्लियर। अब ये हमारे पास फोर्सेस तो आ गए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको गिवन, तो वहां पे क्या लगेगा, वेट लगेगा और वो डाउनवर्ड लगता है। अब इस एक्सिल के ऊपर जो व्हील कनेक्टेड है उसके ऊपर ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ये रिएक्शन फोर्स बच्चों कहाँ पे होता है, अपवर्ड होता है, जो होगा R1 एंड R2। चलो हमारे पास सारे फोर्सेस रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे फॉर इक्विलिब्रियम। बच्चों यहाँ पे हमारी जो कार है वो हॉरिजॉन्टली मूव होती है, बट वर्टिकली वो इक्विलिब्रियम में होती है। कभी आपने देखा होगा कि चलते चलते रोड पे कार ऊपर नीचे जंपिंग जपांग होती है, नहीं होती है, क्योंकि वो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों फॉर वर्टिकली इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, हम अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से कंपेयर कर लेंगे। अपवर्ड फोर्स आपका R1 R2 है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, W यानी वेट होता है। चलो मास का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1.8, अरे सॉरी 1800, और G है आपके पास 9.8। 1800 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 17640 न्यूटन आएगा। ओके, कैलकुलेटर का यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं, ये जो हमारी कार है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ओके, वो घूमती नहीं है, स्टंट नहीं करती है। तो 4 रोटेशनल, बच्चों जब ये कार रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। मतलब कि टॉर्क का आपको इक्विलिब्रियम करना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.05, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इंटू 1.05। और जो सेकंड रिएक्शन है उसका डिस्टेंस क्या है 0.75, यानी R2 इंटू 0.75। यहां से आपको R1 और R2 का रिलेशन मिलेगा। चलिए, R1 इक्वल टू 0.75 अपॉन 1.05, ये R2 हो गए। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी था R1 प्लस R2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें R1 और R2 को सोल्व करना है। ओके, सोल्विंग 1 एंड 2। जब आप ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, मतलब क्या करना है आपको, R1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देना, तो आपको R2 मिलेगा। आपको R2 को ऑब्जेक्ट बनाना है और R2 का वैल्यू आपका क्या मिलेगा बच्चों, आपको R2 का वैल्यू मिलेगा 10290, 10290। तो आपको निकालना है R1। तो R1 क्या होगा बच्चों, देखिए इस इक्वेशन से R1 आपका होगा 17640 माइनस R2, और R2 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 17640 में से R2 यानी 10290 माइनस कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे जो R1 का आंसर मिलने वाला है वो R1 आपको मिलने वाला है 7350 न्यूटन। ओके, तो बच्चों देखिए आपको R1 और R2 मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि R1 रिएक्शन है, ये R1 रिएक्शन ये दो फ्रंट व्हील के फोर्स को कंपेयर करेगा। ओके, और ये जो R2 रिएक्शन है वो दोनों बैक व्हील के रिएक्शन को कंपेयर करेगा, यानी दोनों बैक व्हील के फोर्स को कंपेयर करेगा। आपको फोर्स ऑन फ्रंट व्हील निकालना है, तो फोर्सेस ऑन ईच फ्रंट व्हील वो क्या होगा बच्चों, F1 इक्वल टू F2, वो R1 अपॉन 2 होगा। R1 आपके पास क्या है भाई, R1 है 7350 बाई 2, 7350 बाई 2, 3675 न्यूटन। ओके, और फिर फोर्स ऑन ईच बैक व्हील निकालेंगे, वो F3 और F4 होगा, जो होगा R2 बाई 2। R2 आपके पास क्या आया 10290। ओके, मतलब कि 5000 और यहाँ पे 145, 5145 न्यूटन। ओके, 5145 न्यूटन ये रहेगा हमारा आंसर। प्लीज मेक अ नोट।